बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा इस प्रोग्राम में जो डिस्कशन होगी, जो मौजू होगा, जो लोगों के साथ हम बात करेंगे, वो बेसिकली हम ये करेंगे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, फिर बड़ों से लेकर बहुत ज़्यादा बूढ़े लोगों तक, फिर दरमियान में अगर हम बात करें तो फीमेल की बात भी हम करेंगे। इस दौरान में जो भी मिथ्स बनी होती हैं मेडिकल से रेलिवेंट, जो कि नॉन क्वालिफाइड लोगों ने डिफरेंट किस्म की ऐसी बातें लोगों के माइंड में एडजस्ट कर दी होती हैं, वो उसी को लेके सालों साल से चल रहे होते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि हम अपने इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट को बुलाएं और फिर आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या जितनी भी आपकी मिथ बनी हुई हैं, वो मेडिकल से रेलिवेंट कोई भी हो, उसको हम बेस्ड ऑन साइंस जो है वो अपने व्यूअर्स को, उनके नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करें या उनको एजुकेट करने की कोशिश करें। तो हमारे इस प्रोग्राम में हम बात ये करेंगे कि बच्चों से हम स्टार्ट लेंगे। बच्चों के बारे में हमारी क्या मिथ्स होती हैं, बच्चे की पैदाइश से लेके या उससे पहले अगर हम हमल की बात करें तो उस दौरान में माओं को किन किन मिथ्स का सामना करना पड़ता है। फिर इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है, फिर उसको गुड़ती से लेके गुट्टी तक, फिर उसके दांत निकालने की दवाइयों तक, फिर इस तरह जो है वो बच्चे को बड़ा करने के लिए, उसका कद बढ़ाने के लिए, उसकी हड्डियां मजबूत करने के लिए जो भी आपकी मिथ्स बनी होती हैं या लोगों के ख्यालात बने होते हैं या लोगों ने अपने तखयलात के अंदर इन बातों को फिक्स किया होता है, तो हम यहाँ पे बेस्ड ऑन साइंस मेडिकल से रेलिवेंट एक्सपर्ट के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हकीकत कितनी है और इसमें जो है वो सुनी सुनाई बातें कितनी बनी हुई हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करती हैं। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि आपकी हर बीमारी का एक गोल्डन पीरियड होता है। जब भी आपको कोई बीमारी स्टार्ट होती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसकी रिकवरी के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब लोग उस जो आपका रिकवरी का पीरियड होता है, जो गोल्डन टाइम होता है आपकी बीमारी का, जब आप उसको वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपकी बीमारी चूंकि जवान हो चुकी होती है, फिर जब आप किसी स्पेशलिटी तक पहुंचते हैं तो आपका वो टाइम जिसमें रिकवरी जल्दी हो सकती थी वो आपने जाया कर दिया होता है और इस तरह फिर आपको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का आप शिकार हो जाते हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम होता है हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी, इसके ऊपर हम कोशिश ये करते हैं कि जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं अभी लाइव, इसी तरह वो लोग जो हमें कभी सुनेंगे या देखेंगे, उनके नॉलेज को अपडेट करना, उनकी क्यूरीज या उनके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात को एड्रेस करना, फिर इसी तरह जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट करना कि अगर उनको कोई बीमारी होती है तो उनको कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना इलाज बर वक्त कराना है। तो ये हम इस प्रोग्राम को एक सदका जारिया समझते हैं और इसलिए हम अपने जितनी भी एक्सपर्टीज होती हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज देख के यहाँ पे पहुंचते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे एक्सपर्ट हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं वो भी चूंकि ग्राउंड रियलिटी को समझ रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज ए क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, और वो डिफरेंट चूंकि हॉस्पिटल्स में भी अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ से गुजर के इस प्रोग्राम में पहुंचते हैं और फिर जो हमारे अपने बेस्ड ऑन साइंस जो हमारा नॉलेज होता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हम जितनी भी आपकी मिथ्स हैं इन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपने इस प्रोग्राम में जिन शख्सियात को दावत दे रखी है उनमें मेरे साथ कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मुरसलीन अली तशरीफ रखते हैं। सर, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। इसी तरह मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर हैं और डॉक्टर फारिया रहमान हमारे साथ तशरीफ रखती हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के ऊपर भी इनका फोकस है और स्पेशल चाइल्ड पे भी ये काम कर रही है। डॉक्टर साहब, हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं। तो नाजरीन, मैं अपनी बात का आगाज, चूंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे स्टूडियो में ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हमारे मोस्ट पॉपुलर जो कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं डॉक्टर साहब, टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और फिर सर्विसेज भी, अपनी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और इसके अलावा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी मसरूफ अमल हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर साहब से करें। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा, जैसे कि हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि बच्चों से हम स्टार्ट ले लेते हैं। बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को गुड़ती देना कितनी लाजमी है? सर, बच्चे को गुड़ती देना लाजमी क्या, मना है। हम जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं, जितने भी फैमिली फिजिशियन हैं दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में, दुनिया के हर मुल्क में गुट्टी देना मना है। बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद एडवाइस किया जाता है कि उसको मदर फीड करवाएं। ठीक है। मदर अगर अनवेल है तो फिर नेक्स्ट बात है, अगर ऑपरेशन हुआ है, बेहोश है, तो हम फीडर से टॉप फीड करवा देते हैं। फिर बहुत से लोग फीडर को कंटिन्यू करते हैं और हम यहाँ कहते हैं हॉस्पिटल वालों ने लगा दिया था। ठीक है। तो मैं उनको जवाब देता हूँ उस वक्त के लिए था, अल्लाह ताला ने माँ का दूध बनाया है, ठीक है, और बच्चे की बेहतरीन गुड़ती माँ का दूध ही है, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई शहद नहीं, कोई कुछ नहीं, और अल्लाह ताला ने जो फरमाया है हमने वही देना है और वो है मदर फीड। ठीक है। गुट्टी नहीं देनी हमने। अच्छा, गुट्टी के बारे में ये जैसे हमारे आबा अजदाद गुजरे हैं, हमारे दादे परदादे, वो कहते हैं ना कि एक पहले मिथ होती है, मिथ से फिर रवायत बनती है, रवायत से आगे परमानेंटली वो एक स्टोरी चल पड़ती है। तो वो ऐसे ही हमारे माशरे में चल रहा है। तो लोग ये समझते हैं कि अगर कोई हमारे घर में अच्छा बंदा है, नमाजी है, पढ़ा लिखा है, साफ सुथरा है, तो उसकी गुड़ती दिखाएं ताकि बच्चा जो है
वो उस जैसा बन जाए, तो इसमें भी कोई रियलिटी है? देखिए सर, इसमें कोई साइकोलॉजिकल बात तो हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है, कि ऐसा हो जाए। अब आपने भी अपने खानदान में देखा होगा कि गुड़ती तो बड़े नेक बंदे की थी और अगला बंदा नेक नहीं निकला, तो उस पर हम भी गुड़ती को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या नहीं है, उन लोगों ने फैसला करना है। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बहरहाल एविडेंस है नहीं है। अगर उस माँ का बच्चा है तो उसके लिए मदर फीड सबसे अच्छी गुड़ती हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ आते हैं इसी गुड़ती को लेके, क्योंकि गुड़ती के जैसे सर ने कहा कि साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो आप बेहतर बता सकती हैं कि बच्चे को गुड़ती देने के कोई साइकोलॉजिकल उसके फायदे भी होते हैं या नहीं होते? देखिए, जैसे सर ने कहा कि ये एक मिथ है और इस पे एक रवायत के तौर पे हम चल रहे होते हैं, और जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दी कि अगर एक बंदा बहुत नेक है और वो बाद में वो इंसान नेक ना निकले तो फिर किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। तो बात ये है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ठीक है, होते इस तरह से हैं कि जब जिस बच्चे को गुड़ती दी जाती है ना, तो हर बंदा फिर उसको ही कहता है कि देखो आपको तो गुड़ती इस्लाम पसंद है, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप क्यों नहीं अच्छे हो। तो वो फिर उस चीज को देखते हुए अपनी अटेंशन, देखिए अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है, या फिर उन्हीं की तरह रिस्पेक्ट और प्यार लेने के लिए भी उनकी आदतें अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन ये 50-50% चांसेस है, ये नहीं कह सकते कि वाकई होगा। ये वो उस बच्चे पे अफेक्ट पे भी हो सकता है, घर वालों की बात करने के अंदाज पे भी हो सकता है कि उसका कन्वे किस तरह से किया जाए, ठीक है। तो वो वाली बातें साइंटिफिक इसमें भी कोई एविडेंस नहीं है, इस तरह सोशल हमारी नॉर्म्स बनी हुई हैं और सोशली हम जो चीजों को लेकर चलते हैं उस तरह से। अच्छा, मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकल इफेक्ट सिर्फ इतना पड़ता होगा कि वो कहते होंगे जी मामा चाचा नाना नानी कोई भी आया, गुड़ती दी, साथ उसने कोई नोट भी दिया, तो चलो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हो गया कि चलो उसके आने का कोई फायदा हो गया। तो डिफरेंट हमने देखा है कि लोग जो ना वो शहद की गुट्टी दे रहे होते हैं या अंदर कोई खुद चीज खा रहे होते हैं, तो वही निकाल के उसके मुंह में देते हैं। तो खैर इसके ऊपर हम बेस्ड ऑन अगर साइंस करें तो वो सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपको क्रोनिक डिजीज भी बच्चे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको कर सकते हैं। तो सर इसके ऊपर क्या हकीकत है कि अगर अपने मुंह से निकाल के आप बच्चे को दे रहे हैं, भी हो सकता है आप क्रोनिक किसी डिजीज। मुझे याद है, मैं एक मेडिकल ऑफिसर था लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में, एक पेशेंट बच्चा आया जो नमूनिया और सीवियर नमूनिया का शिकार था, ठीक है, और हमने उसको एडमिट किया। तो हिस्ट्री लेते हुए उसकी दादी ने बताया कि मैंने मुंह में चबा के सौंफ तो अपना लुआबे दहन उसके मुंह में डाला है। तो अब देखें, थूक को लुआबे दहन कहने से वो साफ नहीं हो जाता। और अब उनकी हाइजीन कैसी थी, और वो बच्चा नमूनिया का शिकार हो गया, और हिस्ट्री ये थी कि पहले 2 बच्चे डेथ हो चुकी थी उनके। तो ये बहुत डेंजरस है। आप एक जरासीम जो मेरे मुंह में है, हम अपनी जुबान में कहा करते हैं डॉक्टर्स कि माउथ इज डर्टियर देन एनस इन टर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मुंह में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा भी हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, बच्चे को वो बीमार करेगा। इसी तरह हमारी शहद के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आमतौर पर बड़े लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पैदाइशी बच्चे की गट स्टीराइल यानी कि जरासीम से पाक होती है, उसमें नॉर्मल फ्लोरा भी नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती है शहद। इसलिए इंटरनेशनली 1 साल के छोटे बच्चों को शहद मना किया जाता है। 1 साल के बाद शहद दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे को चूसनी पे लगा के, उंगली पे लगा कर थोड़ा सा शहद, या मुंह से चबा के कोई चीज या खजूर चबा के अपने मुंह से उसके मुंह में, ये नहीं कर सकते। इस तरह सॉलिड तो वो एस्पिरेट कर सकता है, जिससे उसको अगेन नमूनिया भी हो सकता है, एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये बड़ी डेंजरस चीजें हैं। ठीक है। अच्छा सर, इससे साथ ही एक रेलिवेंट बात और भी होती है कि बच्चा अगर कोई नमूनिया का शिकार हो गया या माँ को अगर कोई खांसी लगी हुई है, तो लोगों में ये भी होता है कि जी माँ चावल ना खाए, माँ कोई गर्म चीज ना खाए, क्योंकि ये बच्चे को दूध पिलाएगी, वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी कोई हकीकत है? ऐसे लोगों को तो मैं इस तरह मजाहिया बात मैं करता हूँ कि माँ है, कोई जूस बनाने वाली मशीन नहीं है कि आप संतरा डालोगे तो संतरा निकल आएगा और खट्टा दूध निकल आएगा, और इस तरह तो कुछ भी हो सकता है। खैर ऐसी बात नहीं है। हाँ, माँ को खांसी है, माँ को जुकाम है, तो माँ के सांस से बच्चे को बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। वो तो मुझे आपको हम सबको हो सकता है सांस से। फीड अल्लाह ताला ने इस तरह की चीज बनाई है कि फीड में बहुत सी 99% बीमारियों के कोई जरासीम फीड में नहीं जाते, और इसी तरह जो खाना मदर खाती है वो उसके मैदे में जाता है। मैंने बहुत से सर केसेस देखे हैं, माओ का खाना पीना बंद किया होता है, उनका दाल बंद, चावल बंद, फल बंद, केला बंद, हर चीज बंद करते हैं। इवेंचुअली कहती है मैं बच्चे के बाद कमजोर होगी। वो बच्चे ने नहीं कमजोर किया होता, माँ को तो डबल न्यूट्रिशन की जरूरत है। एक तो उसने प्रेगनेंसी गुजारी है, दूसरा वो लैक्टेशन कर रही है, उसको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। उसका दूध बंद कर देते हैं कि बच्चे को नशा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मदर की अपनी हड्डियां वीक हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से पूछ लें, और हम आपको बता रहे हैं कि मदर हर चीज खा सकती है। लेकिन मैं साथ ये भी मदर्स को कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर मुरसलीन ने कहा था कुछ भी खा सकते हैं, तो आप रोज शवारमा खा रही हो, रोज ही पिज्जा खा रही हो, तो आप एक मॉडरेट अमाउंट में बदपरहेजी भी कर सकती हैं। लेकिन बेहतर है आप घर का खाना खाएं और हर चीज खाएं, सारे फल फ्रूट्स, आप दालें सब्जियां गोश्त वगैरह जरूर खाएं, उससे आपकी और बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। फीड से ये आप तसल्ली में आ जाए, फीड से कोई भी इस तरह की बीमारी ट्रांसफर नहीं करती। हाँ, सांस से तो कर सकती है, और कमजोरी भी नहीं होती। फीड करवाने से कमजोरी नहीं होती, अगर डाइट अच्छी रहे तो। अगर डाइट अच्छी नहीं है तो फीड करवाने से बहुत कमजोरी होती है। यू नीड 500 मोर, मतलब प्रोटीन से ज्यादा 500 कैलोरी चाहिए फीड करवाने वाली मदर को, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर फारिया, आपकी तरफ मैं आता हूँ। बच्चे को जब दूध माँ पिला रही होती है तो माँ के ऊपर साइकोलॉजिकल जो उसके असरात होते हैं, मसलन एक सस का दबाव होना कि वो चीजें पूरी ना देना, फिर हस्बैंड का कोऑपरेट ना करना, ये कितना उनको अफेक्ट करता है? बच्चे को या माँ को? माँ को। देखिए, माँ को अफेक्ट तो आता है। आपको पता है कि आफ्टर बर्थ वो पर्टम डिप्रेशन का भी शिकार होती है, और हमारे
70 to 80% आती है कि फर्स्ट बेबी की दफ़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाती है। उसमें उनका जो थ्रू आउट 9 मंथ का जो पीरियड होता है वो ब्लड प्रेशर वाला होता है, जिसमें उनकी सांस इन्वॉल्व होती है, जो रिलेटिव्स बाकी सारे इन्वॉल्व होते हैं, किसी ना किसी तरीके से कभी खाने पीने वाली बात के खाना पीना रोका जा रहा होता है, या उनको सोने से जो एक बात कही जाती है कम सोएंगी तो बेटा होगा, ज़्यादा सोएंगी तो बेटी होगी, और खाने पीने की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जो गर्म चीजें नहीं खानी, गर्म चीजें बिल्कुल गर्म चीजें नहीं खानी, जिस वजह से वो एक तो वीक हो जाती है। ठीक है, उसे जरूरत उस वक्त भी फूड की होती है। आफ्टर बर्थ जब बच्चे को वो फीड करवा रही होती है तो उनका अपना जो है ऑब्वियसली अगर वो उतनी वो डाइट नहीं ले बच्चे को फीड करवा रही है तो वीकनेस आएगी, आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, नींद की कमी ऑलरेडी माँ को चल रही होती है, वो बच्चे को भी देख रही है तो उसने घर के भी बाकी सारे काम करने हैं। अगर उसे फैमिली कॉपरेट कर रही है, वो नींद अपनी पूरी कर रही हो, रात में बच्चे के साथ नहीं नींद पूरी कर पा रही, दिन में जिस टाइम बच्चा सो रहा है उस टाइम माँ थोड़ी सी नींद अपनी पूरी कर ले, तो उसका स्ट्रेस लेवल मेंटेन हो सकता है, मैनेज हो सकता है। अदरवाइज वो अग्रेसिव भी होगी, उसमें मूड स्विंग्स भी होंगे, वो जो है इरिटेशन प्रेगनेंसी जब होती है तो उसके साथ मूड स्विंग तो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। आ जाती है ना वो, जिसको जो है ना वो हमारे घरों में लोग ये समझते हैं कि ड्रामे कर दी। यस, ये तो बहुत ज्यादा जिंदगी खराब हो जाता है, ऐसा ही है, ये बहुत ज्यादा कहा जाता है। हालांकि एक नेचुरल है। अब ये प्रोसीजर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आता है तो वैसे भी मंथली बेसिस पे फीमेल्स को 1 वीक 2 वीक आता है। ठीक है, जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है उससे पहले 4-5 डेज पहले उनको मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद तक रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मंथ में उनका सिर्फ 10 डेज होंगे जो स्टेबिलिटी के होंगे। अगर उनमें वीकनेसेस हैं, अगर उनको एनीमिक हैं, अगर उनकी डाइट प्रॉपर वो नहीं ले रही तो ये इश्यूज ज्यादा आते हैं। तो वो ऑब्वियसली जब इन चीजों को मेंटेन नहीं किया जाता, जो मेंटेन करते हैं वो इससे बच जाते हैं, जो नहीं करते फिर वो प्रॉन्ग चलता है और फिर आगे क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि आज जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये बेसिकली आज 9 मार्च है। इससे पहले अगर हम एक दिन पीछे चले जाएं तो 8 मार्च था, जिसको वुमेन डेज के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट इस तरह के जो डेज होते हैं ये मनाने का मकसद ये होता है कि जिसके नाम पे वो डेज किया जा रहा होता है उनकी अहमियत को उजागर करना होता है। तो हमारे चूंकि वुमेन डेज बेसिकली ये इंटरनेशनल जो कुव्वतें होती हैं वो इस तरह के डेज को सिलेक्ट करती हैं, लेकिन अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं देखूं तो वुमेन का यानी औरत का मर्तबा मेरे मजहब में, मेरी रिलीजन में क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो हम वुमेन की जो अहमियत है इस्लाम में उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ब्रेक के बाद हम दोबारा अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के आगाज पे हमने ये बातें की कि बच्चों से मुतल्लिका जो भी आपकी मिथ्स होती हैं उनको हमने बेस्ड ऑन साइंस जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की। जैसे कि प्रोग्राम में ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपको कहा था कि इस्लाम में औरत की अहमियत क्या है, यानी उसको क्या मर्तबा हासिल है। तो हमारे एक कोलीग हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कहते हैं कि औरत का रुतबा इस्लाम में 2 लफ्ज़ों में बयान किया जाता है। एक तो इसका यह है कि वो रहमत बन के आती है और जन्नत बन के जाती है, कि अल्लाह ने उसको इस कदर मकाम दिया कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कोई दुनिया उसको जो है वो नोबल प्राइज़ दे। तो अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि ये रहमत बना के भेज रहा हूँ और जन्नत बना के इसको हम वापस भेज रहे हैं। ये वो जन्नत जिसके लिए हम नेकियां और अच्छाइयां करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ने वो औरत के कदमों में रखी है। वो माँ की सूरत में आती है, वो आपकी बहन है, वो जिस भी रूप में आए इस्लाम उसको खूबसूरत लिबादा देता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे आगे चल के। अभी डॉक्टर साहब के पास मैं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास मोस्ट फेमस टिकटॉकर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मुरसलीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि सर जो बड़े बंदों में ये कहा जाता है, जैसे कोई बंदे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो कहते हैं जी मेरा बीपी चेक करो। हम करते हैं, बीपी उनका हाई होता है, तो हम उसे कहते हैं कब हाई होता है, वो कहते हैं कभी कभार होता है। तो हम कहते हैं आप दवाई क्यों नहीं खाते, वो कहते हैं गोली मैंने लग जाएगी। बिल्कुल, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, मैं उनको फिर कहा करता हूँ कि असल बात यह है कि आपको गोली लग गई हुई है और शायद पता नहीं कब की लगी हुई है। जब से आपको ब्लड प्रेशर है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि गोली लग जाएगी, आपका बीपी हाई हो गया हुआ है। और ऐसा तो कभी कभार हो सकता है कि ओकेजनल बीपी हाई हो, लेकिन कई लोगों का मैं देखता हूँ सर कि वो 200 के ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, 200/120 110 बहुत हाई बीपी जा रहा होता है और कंसिस्टेंटली रहता है और डरते हैं कि बीपी की गोली लग ना जाए। लेकिन उनको समझाना जरूरी है कि लग चुकी है, आप खा नहीं रहे। ठीक है, ये तो मतलब नहीं है ना कि आपका हाई और हाई लेते जाएं। एक तो तूफान बढ़ता है ब्लड प्रेशर की सूरत में, जो आपकी बॉडी के अंदर तूफान की तरह ब्लड घूम रहा है और वो फिर बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। वो आपके गुर्दों पे असर करेगा, वो आपकी आंखों पे असर करेगा, दिमाग पे असर करेगा, दिल पे असर करेगा। गोली लग चुकी है, अब आपने पहचानना है कि वो मैंने खानी है कि नहीं खानी, या मैंने अपना नुकसान करना है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये गोली लगने से मुझे ये याद आया कि मुझे बार बार उस पर यही बात आ रही थी मेरे माइंड में कि एक बुजुर्ग हमारे पास होते थे, वो कहते थे दूसरी गोली लगन तो बेहतर है क्या गोली ला ताकि जिंदगी आपकी खत्म ना हो। अच्छा सर, दूसरा ये एक लोगों में मिथ पाई जाती है कि उनके खानदान में अगर किसी को अटैक हुआ है या उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनको दिल का अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे खानदान में चूंकि ये दौरे पड़ते आ रहे हैं तो ये सबको पड़ेगा। तो क्या इसमें कोई हकीकत है, ऐसा इसका कोई है जेम्स के ये पड़ेगा लाजमी?
अच्छा, इसका ना हमें हिस्ट्री को साथ देखना चाहिए। हार्ट अटैक खास तौर पे हुआ करता है उन लोगों को जिनको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज इनकी जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होती है कि अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज थी तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस एक आम बंदे की निस्बत ज्यादा है। इसी तरह अगर आपके पेरेंट्स में से एक को या दोनों को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर एक सोशल एस्पेक्ट है कि अगर आपके माँ बाप भी बदपरहेजी करते हैं तो और आप भी करते हैं तो फिर, और आपको ब्लड प्रेशर और शुगर यानी कि डायबिटीज है, तो ऐसी बात है कि आपको फिर हार्ट अटैक के चांसेस भी हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर मारिया, हमने जैसे बात की इसके ऊपर वुमेन की रिस्पेक्ट के ऊपर, उनका डेज मनाने के ऊपर कि औरतों के क्या हकूक हैं। तो बीइंग अ फीमेल, चूंकि आप फील्ड में भी रहती हैं और आपको हमारे मुआशरे के साथ हर तरह के बंदों के साथ डील भी करना पड़ता है, तो आप ये क्या पैगाम देना चाहती हैं कि जो 8 मार्च का दिन गुजरा है कि वुमेन डेज के नाम पे, तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल आप क्या समझती हैं कि आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना है? देखिए, हम लोग फीमेल का डे तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब एक डेट आती है तो हम एक दूसरे को विश करते हैं, मैसेजेस भेज रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी फैमिली, अपने घर में देखें, हमारे घर में हर घर में फीमेल मौजूद है, या माँ की शक्ल में है, या बहन की शक्ल में है, या बीवी की शक्ल में है, या बेटी की शक्ल में। हम उनके राइट्स को देखते हुए, उनके हकूक को अगर उन्हें देते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो आपका एवरी डे जो है ना वो वुमन डे, एवरी डे आपका जो है ना फादर डे। यानी आप कह रही हैं कि स्टेटस लगाने से स्टेटस बनाना बेहतर है। उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये उनकी तरह नहीं है जैसे बाकी पूरी वर्ल्ड में बनाया जाता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया जाता। और जैसे आपने बात शुरू की कि औरत को अल्लाह ताला ने मकाम ही इतना दिया हुआ है, सिर्फ दीन इस्लाम में नहीं, अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, अगर यूडिश में देखते हैं, दोनों में, तीनों मज़ाहब में अल्लाह ताला ने औरत को बहुत आला मकाम दिया है। ठीक है, जन्नत अल्लाह ताला ने एम ही नहीं कह दिया हुआ, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी जरूरत है। लेकिन बात यह है कि हम जब देखते हैं कि औरत के राइट्स को सिर्फ मर्द पामाल नहीं करता, ज्यादा औरत ही पमाल कर रही होती है। मेरा ख्याल वो 90% यही है जी। तो इसलिए औरत ही गजब करती है। बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे के हक अदा करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस बनती जाएगी और फिर कभी भी कोई भी जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आप घर से शुरू करते हैं, अगर आप घर की खवातीन को इज्जत देते हैं तो बाहर ऑटोमेटिकली देंगे। फिर आपने देखा होगा कि अगर हम पहले लिटरेसी रेट चेक करें आज से कुछ 20, 25, 30 साल पहले, तो डे बाय डे वो इंप्रूव हो रहा है। जैसे कि आप देखें कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पहले कोटा कम होता था, अब चूंकि वो लड़कियां लड़के तकरीबन बैलेंस में, अगर कई जगह पे वो ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। इसी तरह हम अगर मेडिकल के शोबे में देखें तो डॉक्टर्स आपको बहुत कम मिलती थी, अब चूंकि कंप्लीटली वो डॉक्टर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गई। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे सर ने अभी बात की थी, इससे पहले हम प्रेगनेंसी के ऊपर और डाइट के ऊपर बात कर रहे थे, तो प्रेगनेंसी के दौरान चूंकि मूड स्विंगिंग तो होती है, उसके इफेक्ट तो होते हैं, आप ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगी उन औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं और वो सफर करती हैं एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मल कैसे कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उन्हें प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं। जब तक वो खुद नहीं समझेंगी ना, तो वो दूसरे को समझा नहीं सकती। ठीक है। और फिर लाइफ पार्टनर का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की कि फीमेल मंथ में एक दफा मूड स्विंग्स का शिकार होती है, अपने एक मेडिकल पीरियड जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है उसके दौरान। ठीक है। तो अगर फीमेल को उस टाइम का पता है ना कि मुझे मूड स्विंग्स आते हैं, तो डेफिनेटली उसको प्रेगनेंसी में भी मूड स्विंग्स आएंगे। ठीक है। ठीक है, उसे अपने मूड स्विंग पहले अंडरस्टैंड करने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने देखना है कि मैंने इसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, ताकि उसके मूड स्विंग्स का इफेक्ट उसकी फैमिली पे ना आए, उसके रिलेशनशिप पे ना आए, जो मैरिटल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे पास ज्यादातर फीमेल्स कंप्लेन लेकर आती हैं कि शादी अभी हुई है, कंसीव हो गया 3-4 मंथ बाद, और उसके बाद हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद माँ तो बच्चे के साथ बिजी होगी, जो हस्बैंड को उसने टाइम देना था वो नहीं दे सकी, ना हस्बैंड वाइफ को दे सके। तो उसके मूड स्विंग्स ने दोनों के बीच में एक डिस्टेंस पैदा कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी है गलतफहमियों की। तो उसको पहले ये समझना है कि मुझे जो मूड स्विंग्स आते हैं उस टाइम मेरा एटीट्यूड क्या होता है, मेरा बिहेवियर क्या होता है, मुझे उसे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि उससे पता है कि उसको आ रहे हैं। तो ट्रिगर पॉइंट हर फीमेल को पता होते हैं। मेरे इसमें जॉइंट फैमिली का कितना रोल होता है? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर एक जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम भी कम है और आपने मैनेज भी करना है, तो उसमें चूंकि आपकी डाइट भी पूरी नहीं होगी, आपको चोरी भी करनी पड़ेगी, चीजें भी छुपा के लाएंगे, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा। तो उसका कितना असर होता है? देखिए, अगर तो फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, मदर आपको कोऑपरेटिव है और सिस्टर इन लॉ कोऑपरेटिव है और वो इस चीज को समझती है और वो खुद उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो तो जन्नत है। ठीक है, लेकिन अगर 5% होगा, बिल्कुल 5% से भी शायद कम हो, अदरवाइज हस्बैंड भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हुए डरते हैं, क्योंकि जब वो सपोर्ट करते हैं उन्हें पता होता है माँ से भी कुछ सुननी पड़ेगी, बहन से भी सुननी पड़ेगी। क्योंकि हम जब यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो हम ये देख रहे होते हैं कि 25 करोड़ तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में 1 अरब से ज्यादा लोग वो हैं जो इंडिया में। इसी तरह अगर 5-10 करोड़ हम बांग्लादेश को ऐड करें तो ये वो लोग हैं जो हमारी जुबान समझते हैं। तो हमारा ये पैगाम तकरीबन 1.5 से 2 अरब इंसानों तक पहुंच रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। तो हम उनके दिलों के अंदर उठने वाले ख्यालात को अपनी जुबानों के जरिए पैगाम देते हैं ताकि लोगों को पता चले। तो जॉइंट फैमिली की मैंने इसलिए बात की क्योंकि सर भी प्रैक्टिशनर है, मैं भी, आप भी फील्ड में, तो डेली बेसिस पे हम सैकड़ों लोगों को देखते हैं जो अपने दिल की भड़ास निकालते हैं हमारे क्लिनिक पे। अब हमारे पास सोर्स क्या होता है कि हमने उसका पर्दा भी रखना होता है और उसके घर को भी सेटल करना होता है, ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी भी है। तो बीइंग चूंकि साइकोलॉजिस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीजें ज्यादा हैं कि अगर आप जॉइंट फैमिली में सफर कर रही हैं तो आपने उसको मैनेज किस तरह करना। बिल्कुल, इसमें हम लोग अगर तो हमारे पास केस आता है तो हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम उन्हें फैमिली काउंसलिंग प्रोवाइड करें, जिसमें उसके हस्बैंड, उसके मदर इन लॉ इन्वॉल्व हो, क्योंकि उन दोनों के
किरदार से ही केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर उन दोनों को साइड पे करके सिर्फ फीमेल पे वर्क करेंगे तो कुछ नहीं ऐसा होगा, कुछ नहीं ठीक है। उसके हस्बैंड को भी अंडरस्टैंड करना है, उसकी मदर इन लॉ को भी अंडरस्टैंड करना ठीक है। उनको जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है देन ही कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहां पे एज ए साइकोलॉजिस्ट हम उनको ये बताते हैं कि देखिए ये आपकी बहू है, ठीक है, आपकी बेटी नहीं है, लेकिन जो नस्ल आ रही वो तो आपकी है ना, इसी से चलनी। इसी से चलनी है। और आप ये चाहती हैं कि वो नस्ल भी अच्छी हो, तो आपने अपना फायदा देखना है, अपने फायदे के लिए इसके ऊपर वर्क करना है। अगर अच्छा मूड देंगी, अच्छा माहौल देंगी, तो बच्चे पे उस तरह का इफेक्ट आएगा। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी यूडिश की, वो अपनी प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर जितना काम करते हैं ना, वो बाद में आने वाले बच्चे पे उतना काम नहीं करते। ऐसे ही वो माहौल बहुत अच्छा देते हैं, डाइट बहुत अच्छी देती हैं, उनके साथ मूड्स, उनकी साउंड, उनकी बात करने का अंदाज क्या होना चाहिए वो पहले से तय करते हैं कि इस बंदी को हमने किस तरह से अच्छे मूड में रखना है, क्योंकि आने वाला जो बच्चा है ना वो हमारी जनरेशन है, ऐसे ही। हमारी नस्ल है, वो उसने आगे लेके बढ़ना है। जी तो डॉक्टर ये साहब, हम दोनों दोबारा पे आपके depend पास आएंगे। यहीं से डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में अभी एक सवाल आ रहा था, सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं हमसे, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ज्यादा सोशल मीडिया के साथ रहता है, तो लोग ये समझते हैं कि अगर आप मुस्तजली कर रहे हैं, मिस्टरबिशन कर रहे हैं, हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे आपको एजोस्पर्मिया होता है, ये मेल इनफर्टिलिटी होती है, इसमें कितनी होती है? जितनी भी स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज इस चीज पे हुई हैं, वो इस बात को प्रूव नहीं करती। ठीक है। ठीक है, बहरहाल हमारी सोसाइटी में ये बात बहुत ज्यादा कही जाती है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो असल में डॉक्टर्स नहीं हैं, नीम हकीम का और तरह वो असल हकीम भी नहीं है। मैं उन्हें कहा करता हूँ कि वो हकीम नहीं है, वो असल में जाली हकीम है, क्योंकि असल हकीम ये बात नहीं करते। असल में होम्योपैथिक वाले बड़े डॉक्टर भी ये बात नहीं करते। ये जो छोटे छोटे हकीम बने हुए हैं, उनके साथ काम बने करके हुए उसके बाद हैं, अपना काम शुरू। डॉक्टर बने हुए हैं, ये शब्दाबाज लोग हैं, अताई हैं, ये असल कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने इनके ज़हन में ये डाला हुआ है कि इससे तो तुम्हारी हड्डियां खुल जाएंगी, ये जो आ रहा है मादा ये तुम्हारी हड्डियों से आ रहा है, तो इसका हड्डियों से ताल्लुक नहीं है, जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है और बेसिकली फ्रुक्टोज शुगर होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज जो इस पे असर कर रही है, जब ये लोग शोबदाबाज लोग, यंग टीनेजर्स बॉयज इनके पास जाते हैं और लड़कियां, तो ये उनको कहते हैं कि आपका नुकसान हो रहा है बॉडी का, आपको पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए ये पता नहीं क्या क्या दवाइयां देते हैं। ठीक है। वो दवाइयां जो हमें नहीं पता क्या है, उसमें केमिकल पता नहीं क्या है, वो स्टीरॉइड है, वो कौन सी जड़ी बूटी है, अव्वल तो कोई जड़ी बूटी नहीं होती सर, वो ऐसी दवाइयां मेडिसिन पीस के देते हैं, मेडिसिन पीस के देते हैं, उसको जड़ी बूटी कह देते हैं, उससे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उससे क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है, उसमें लेटर ऑन एजोस्पर्मिया भी हो सकता है, क्योंकि आई डोंट नो वो आपको क्या देते हैं। बल्कि मैं तो एक बात मरीजों को कहा करता हूँ कि एक यंग लड़का है और एक यंग लड़की है, अगर ओपनली बात की जाए तो उसको क्यों नहीं पानी आना चाहिए? अगर उसकी उम्र इस तरह की है तो व्हाई शुड आई स्टॉप? उनकी उम्र है, जो अल्लाह ताला ने उनको हार्मोन्स दिए हैं, हार्मोन्स का रश आया हुआ है, उसको कोई भी अच्छा डॉक्टर ब्रेक नहीं लगाएगा। उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, उनको अपनी बॉडी को समझना है, लेकिन उसको किसी भी मेडिसिन से रोकना नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इसी से रेलिवेंट अगर हम ये बात करते हैं, ये तो हमने कर ली कि मर्दाना बांझपन को इसके साथ जोड़ा जाता है, हालांकि उसका इसके साथ लिंक नहीं होता। वो कहते हैं जी बचपन में आपने गलत कार्य की होगी, दीवारों पे हम पढ़ते हैं लिखा हुआ, तो ये बेसिकली शब्दाबाजी होती है, लेकिन इसका रियलिटी से तो कोई लिंक नहीं होता। इसी तरह सर हम बात करते हैं कि प्री डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, यानी वो शुगर के दायरे के करीब पहुंच चुके हैं, अब जब वो हमारे पास आते हैं, हम उसका HbA1c करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये प्री डायबिटिक हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप शुगर के करीब हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को 50% कट डाउन करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप दायरे के अंदर आ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटीज ये रिवर्सेबल है, इसको रिवर्स किया? बिल्कुल रिवर्सेबल है ये। तो अब हम कहते हैं ये एक न्यूट्रिशनल सिंड्रोम है, पहले हम कहते थे ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। न्यूट्रिशनल सिंड्रोम मींस कि ये डाइट से कंट्रोल हो सकता है। मैं अपने ही एक पेशेंट की मिसाल दिया करता हूँ। राशिद एक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, मैनेजर है, वो आया मेरे पास, उसकी HbA1c सर 7.8 थी और वो यंग 35-36 साल का लड़का है। तो उसने कहा कैसे रिवर्स हो सकती है? मैंने कहा आइडियली अगर 15 किलो वजन कम करो, जो हमारी साइंस कहती है कि आप 15% अपना बॉडी वेट रिड्यूस करें, तो 60% चांसेस हैं कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। तो अगर तो तुम ये 6 महीने में कर सकते हो और सारा जंक फूड छोड़ोगे, सारी जो हाई शुगर और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीजें छोड़ दोगे, सिंपल डाइट पे आओगे, अपनी वॉक रनिंग अच्छी करोगे, तो ये रिवर्स हो सकती है। सर मैं खुद सरप्राइज था, 6 महीने बाद उसकी HbA1c 5.2 थी और मैंने सोचा क्या किया है? कहता जो आपने कहा था। तो तुमने वाकई सारा कुछ किया है, रोजाना तुमने 8 किलोमीटर रनिंग की है? उसने कहा मैंने की है, मेरा वजन 15 किलो कम है और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, और मुझे खुद अपने आप पे यकीन नहीं था आ रहा कि ये इसने ऐसे कर लिया है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप अपनी टोटल उस प्री डायबिटीज या डायबिटीज न्यूली डायग्नोज के वक्त पे आपका जितना भी वजन है उसका 15% कम कर लेते हैं, तो 60% चांसेस हैं कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, ये एक सवाल ये और पूछा जाता है कि जैसे लोग कैल्शियम और आयरन ले रहे होते हैं, आयरन भी ले रहे होते हैं, कैल्शियम भी ले रहे होते हैं, तो नीम हकीम और शुबदाबाज उनको कहते हैं ये दोनों आपने इकट्ठे लेने और दूध के साथ लेने। हाँ जी इसकी ये बिल्कुल कहा जाता है। देखिए कैल्शियम और आयरन की अब्जॉर्प्शन साइट्स जो बॉडी में है ना वो सेम है, और ये अब्जॉर्प्शन साइट पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि मैंने अब्जॉर्ब होना है और मैंने अब्जॉर्ब होना है। अब अच्छा होता क्या है, कैल्शियम बाइंड करता है आयरन के साथ, अगर इकट्ठा लिया जाए या आयरन को दूध या दही या चाय के साथ लिया जाए या दूध पत्ती के साथ लिया जाए, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम होता है, तो वो आयरन के साथ बाइंड करके बॉडी से निकल जाता है। तो आयरन अब्जॉर्ब ही नहीं होता, बॉडी को आयरन नहीं मिला, आपने खाया और वो निकल गया, कैल्शियम के साथ मिलकर निकल गया।
इसलिए कैल्शियम और आयरन को एक हम डिस्टेंट पे रखते हैं, एटलीस्ट 5-6 घंटे के वक्फे पे रखते हैं। और दवाई कभी भी दूध या दूध पत्ती या चाय के साथ नहीं खानी होती। दवाई डिजोल्व होती है पानी में। दवाई कोई भी दवाई है वो पानी के साथ, बल्कि कुछ दवाइयां मैं लोगों के लिए बता दूं, कुछ दवाइयां अगर आप दूध के साथ खाएंगे तो वो पथरी भी बना सकती हैं। ठीक है। और क्या सर कोई जेनरिक नेम वगैरह या कुछ भी आप लेना चाहते हैं? मैं अवेयरनेस के लिए जो एनसेड्स होती हैं, ठीक है, ये एंटासिड्स होती हैं, पर काफी सारे हमारे सिरप मिलते हैं, मैदे के सिरप जिसको खास तौर पे, उसके साथ अगर दूध पिए तो काफी चांसेस हैं कि वो पथरी बन जाएगी। तो बेहतर है कि ऐसा ना करें, दूध को सिर्फ दूध के तौर पे लें। और दूध खाली पेट बहुत अच्छा काम करता है। सुबह सुबह आप दूध ले सकते हैं, आप रात को बिल्कुल सोते वक्त दूध ले सकते हैं। उससे ये होता है कि गट की लुब्रिकेशन भी बड़ी अच्छी होती है। जितना पेट खाली हो और दूध पिया जाए उतना अच्छी बात होती है एडल्ट्स के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 मिनट आपके पास होगा। आपने इसमें ये बताना है, पब्लिक को मैसेज देना है कि स्पेशल चाइल्ड का घर वालों को कैसे पता चलेगा कि स्पेशल चाइल्ड, और वो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स मोस्टली जो है बच्चे के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे। जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, साथ साथ देख रहे होते हैं, अच्छा अब ये इसने गर्दन संभालना शुरू की है, अब इसने जो है वो बैठना शुरू किया, अब इसके दांत निकलने। वो कंपेयर करते हैं फैमिली में बाकी बच्चों के साथ भी कि इसने इस एज में जो है ये माइलस्टोन अचीव किए थे। और जैसे ही थोड़ा सा वो लेट होता है, जैसे बच्चे बोलना जो है स्टार्ट कर देते हैं 9-10 मंथ, कुछ बच्चे 1 ईयर, कुछ बच्चे 1.5 ईयर में, तो वो पहले तो इसी इंतजार में रहते हैं कि लोग बाकी बच्चे हमारे इसी एज में बोलना शुरू हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए कि शुरू में मम्मा या बाबा बच्चा जो है 7-8 मंथ में कहना शुरू हो जाता है, ठीक है, नहीं तो 9 मंथ में शुरू हो जाता है। 2 वर्ड का सेंटेंस, 3 वर्ड का सेंटेंस, ऐसा एज के साथ साथ उसका होता है। तो ये चीज दूसरा सोशलाइजेशन है। तो बच्चा जो है क्या वो सोशलाइज कर रहा है, वो रोता तो नहीं है, दूसरे लोग जब पकड़ते हैं या कुछ करते हैं तो वो इंसिक्योर तो नहीं होता, रोना तो नहीं शुरू कर देता, समझ रहा है, हाँ वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। दूसरा वो आपकी आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो मोस्टली ये होते हैं कि बच्चा 1.5 साल तक तो बोल रहा था, बच्चा 2 साल तक बोल रहा था, लेकिन एकदम उसने बोलना छोड़ दिया, ये एक वर्ड पे आ गया या इशारों से बात करना शुरू कर दी उसने। अब वो लोग आपके साथ कांटेक्ट कैसे करें? मेरे साथ कांटेक्ट करना हो तो वो मेरे ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके थ्रू भी, प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। कि हमारा जो तरीका है वो ये कि हम पहले असेसमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले बच्चा किस स्टेज पे है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस बच्चे को जो है वो, अगर स्पीच का इशू आ रहा है तो स्पीच थेरेपी देते हैं, अगर उसका ऑटिज्म का इशू है या ADHD इशू है तो उसके रेलेवेंट टूल्स जो थेरेपी के वो अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम साथ साथ उनकी एजुकेशनल नीड भी फुलफिल करते हैं कि बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से उस तरह से पीछे ना रह जाए, तो आप अपनी एज के अप्रोप्रिएट जो है वो बेसिक नॉलेज है वो भी ले सके। आपने टाइम दिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। और नाज़रीन, आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी आपकी मिथ्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की। स्पेशल चाइल्ड के ऊपर किस तरह काम किया जा सकता है, उनकी स्पीच थेरेपी क्या होती है, इससे रेलिवेंट जितने भी मसाइल होते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपको बताया। अगर आप उससे रेलिवेंट किसी भी तरह की कोई क्यूरीज जानना चाहते हैं, कोई हमारे साथ सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, या डॉक्टर साहब से कोई कॉन्टैक्ट करना चाह रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आए, हम डॉक्टर साहब का नंबर भी शेयर करेंगे और डिटेल भी शेयर करेंगे। इसी तरह चूंकि हमारे साथ कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मुरसलीन अली मौजूद थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपको बच्चों से लेकर बड़ों तक, फिर मेल इनफर्टिलिटी के मुतल्लिका या शुगर ब्लड प्रेशर से रेलिवेंट जो भी आपकी मिथ्स थी उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब से भी आप किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हम डॉक्टर साहब का नंबर डायरेक्टली आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जो आपकी कंफ्यूजन थी वो क्लियर करने में आपको मदद मिली होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर नई टीम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, नई क्यूरीज होंगी, नए सवाल जवाब होंगे। तो हम तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।